प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के भारत दौरे से ठीक पहले कनाडा ने ऐसा कदम उठाया है जिसे भारत कनाडा रिश्तों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। 26/11 मुंबई हमले में आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा की कनाडाई नागरिकता रद्द करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है और माना यह जा रहा है कि आतंक के खिलाफ ये कार्रवाई दोनों देशों के रिश्तों में नई जान फूकेगी। आखिर पूरी खबर क्या है, समझाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड पर बड़ा एक्शन। भारत दौरे से पहले मार्क कार्नी का बड़ा फैसला। बेमुल्क होगा आतंकी तहव्वुर राणा। कनाडा सरकार छीनेगी राणा की नागरिकता। जी हां, कनाडा सरकार ने मुंबई आतंकी हमले के साजिशकर्ताओं में शामिल तहव्वुर राणा की नागरिकता छीनने की प्रक्रिया तेज कर दी है। तहव्वुर राणा पाकिस्तान में जन्मा था और बाद में कनाडा का नागरिक बन गया। अब कनाडा सरकार ने साफ कर दिया है कि तहव्वुर राणा ने नागरिकता आवेदन में झूठी जानकारी दी थी। कनाडा का ये कदम ऐसे वक्त पर आया है जब प्रधानमंत्री मार्क कार्नी भारत दौरे की तैयारी में हैं और दोनों देशों के रिश्तों को नई दिशा देने की कोशिश हो रही है। कनाडा की इमिग्रेशन एजेंसी की रिपोर्ट में साफ लिखा गया है कि तहव्वुर राणा ने अपने आवेदन में दावा किया था कि वो पिछले 4 साल से ओटावा और टोरंटो में रह रहा था और सिर्फ 6 दिन के लिए ही देश से बाहर गया था। लेकिन जांच में सामने आया कि राणा ने लगभग पूरा वक्त अमेरिका के शिकागो शहर में बिताया। शिकागो में ही राणा की कई प्रॉपर्टी और बिजनेस थे। इसी आधार पर कनाडा ने इसे गंभीर और जानबूझकर किया गया धोखा बताया। कनाडा ने साफ कर दिया है कि तहव्वुर राणा ने नागरिकता कानूनों का उल्लंघन किया है। ये एक बहुत अहम फैसला है। कोई भी देश अपने सिटीजन की सिटीजनशिप नहीं ले सकता। बहुत ही क्रिटिकल केसेस में ऐसा हो सकता है। कनाडा जो कर रहा है वो ये कह रहा है कि राणा ने जो कनाडा की सिटीजनशिप ली थी वो फर्जी डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पे ली थी। ये एक बहुत बड़ा कदम है, बड़ा स्ट्रेटेजिक है और हाँ, विदाउट डाउट ये कैनेडियन सरकार और पीएम कार्नी की तरफ से भारत को एक सिग्नल है कि हम आपके साथ खड़े हैं आतंक के खिलाफ। आपको बता दें कि तहव्वुर राणा वही नाम है जिसका कनेक्शन भारत के सबसे भयावह आतंकी हमलों में से एक 26/11 मुंबई हमले से जुड़ा है। इस हमले में 166 लोगों की जान चली गई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। जांच एजेंसियों के मुताबिक तहव्वुर राणा इस हमले के मुख्य साजिशकर्ता डेविड कोलमैन हेडली का करीबी सहयोगी था। राणा ने हेडली को भारत आने, ठहरने और रेकी करने में मदद की थी। यही वजह रही कि भारत लंबे समय से राणा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करता रहा। अप्रैल 2025 में अमेरिका ने तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पित कर दिया था। इसके बाद दिल्ली पहुंचते ही तहव्वुर राणा को एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया। भारत में राणा पर 26/11 आतंकी हमले की साजिश, आतंकियों को मदद और फंडिंग जैसे गंभीर आरोपों में मुकदमा चल रहा है। अब कनाडा की ओर से नागरिकता रद्द करने की प्रक्रिया ने भारत के रुख को और मजबूती दी है। कनाडा की सरकार इसकी जो नागरिकता है उसको वापस लेगी क्योंकि कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं वो आना चाहता है यहाँ पर भारत में, उससे पहले ये करेंगे। इसमें कोई उछलने की बात नहीं है क्योंकि बहुत से लोग होते हैं स्टेटलेस, वो भी गुनाह करते हैं, उन्हें सजा होती है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि इसकी जितनी प्रॉपर्टी है कनाडा में वो भी जब्त कर ली जाए और फिर इसके परिवार को भी वहां से बाहर निकाल दिया जाए। भारत लंबे समय से कहता रहा है कि आतंकवाद के मुद्दे पर किसी भी तरह का समझौता नहीं होगा। कनाडा का यह फैसला भारत के उस स्टैंड का समर्थन है।
विशेषज्ञ भी मानते हैं कि तहब्बुर राणा पर कार्रवाई कर कनाडा ने यह साफ संकेत दिया है कि वो भारत की सुरक्षा चिंताओं को गंभीरता से ले रहा है। ये फैसला सिर्फ अतीत के जख्मों पर मरहम नहीं है, बल्कि भविष्य की साझेदारी की नींव भी है। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी 26 फरवरी से 7 मार्च तक भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के दौरे पर रहेंगे। मार्क कार्नी सबसे पहले मुंबई और फिर दिल्ली आएंगे। दिल्ली में पीएम मोदी और मार्क कार्नी की मुलाकात होगी। इस दौरे में व्यापार, ऊर्जा, टेक्नोलॉजी और एआई जैसे अहम मुद्दों पर समझौते की उम्मीद है। 2024 में दोनों देशों के बीच व्यापार 30.8 बिलियन डॉलर था, जिसे 2030 तक 70 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य है। तहब्बुर राणा पर कार्रवाई साफ संदेश है कि भारत कनाडा के रिश्तों की नई परिभाषा आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर आधारित होगी। कनाडा का ये कदम भारत के लिए सिर्फ एक कूटनीतिक जीत नहीं है, बल्कि उन 166 लोगों के लिए न्याय की दिशा में एक मजबूत संकेत है, जिन्होंने 26/11 में अपनी जान गंवाई थी। बहरहाल, भारत के दुश्मन पर सख्ती और दोस्ती की ओर बढ़ता कदम, मार्क कार्नी का ये कदम सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं है, इसे भारत कनाडा रिश्तों में भरोसे की नई नींव के रूप में भी देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बढ़ते खबरों में आगे। राजस्थान के रेगिस्तान से आज हिंद की ऐसी गर्जना गूंजी जिसकी गूंज सरहद पार तक सुनाई दी। रेत के समंदर में भारतीय सेना ने दिखाई वो ताकत जिससे दुश्मनों के हौसले हिल गए। पोखरण की धरती बनी रणभूमि और भारत की सैन्य शक्ति का ऐसा ऐलान हुआ कि जिसने भी देखा देखता रह गया। आपको भी दिखाते हैं। रेगिस्तान में हिंद की दहाड़, कांप उठे दुश्मन। भारत की सैन्य शक्ति दुश्मनों की नींद उड़ी। धार में गरजे टैंक तोप, कांप उठी सरहद पार की धरती। यह अभ्यास नहीं, हिंद की ताकत का ट्रेलर है। भारतीय सेना की ताकत दुनिया ने देखी। दुश्मनों के लिए डर का दूसरा नाम अग्नि वर्षा। ये राजस्थान का वही रेगिस्तान है जहां इतिहास ने भारत की शक्ति को कई बार दर्ज किया है, और आज इसी रेत पर भारतीय सेना ने दुश्मनों को साफ संदेश दिया है कि भारत हर हाल में तैयार है, हर चुनौती के लिए, हर मोर्चे पर। भारतीय सेना की दक्षिणी कमान ने राजस्थान के पोखरण में अभ्यास अग्नि वर्षा के जरिए अपनी विध्वंसक मारक क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया। यह अभ्यास सिर्फ ड्रिल नहीं था, ये युद्ध जैसी वास्तविक स्थिति का लाइव रिहर्सल था। रेत के मैदान में जब T-90 टैंक आगे बढ़े तो दुश्मनों के किले हिलते नजर आए। भारी कवच, तेज रफ्तार और सटीक निशाना, T-90 ने साबित कर दिया कि भारत की थल सेना आज भी युद्ध का निर्णायक हथियार है। तोपखाने की गर्जना ने रेगिस्तान को थर्रा दिया। K9 वज्र और सारंग जैसी आधुनिक तोप प्रणालियों ने लंबी दूरी तक दुश्मन के ठिकानों को मिट्टी में मिला देने की क्षमता दिखाई। और जब आसमान में अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की गूंज सुनाई दी तो साफ हो गया कि जंग अब सिर्फ जमीन पर नहीं लड़ी जाती। ALH रुद्र और अपाचे ने हवा से जमीन पर कृत्रिम ठिकानों को पल भर में तबाह कर दिया। अग्निवर्षा की सबसे बड़ी खासियत रही ड्रोन और नेटवर्क आधारित युद्ध प्रणाली, निगरानी ड्रोन, स्ट्राइक ड्रोन और काउंटर ड्रोन सिस्टम।
दुश्मन की लोकेशन ट्रेस कर प्रिसीजन स्ट्राइक, लंबी दूरी के रॉकेट और नेटवर्क आधारित कमांड सिस्टम। ये भविष्य की जंग है और इसमें भारतीय सेना कई कदम आगे है। हमारी जो दक्षिणी कमांड है, सदर्न कमांड जो है, वो एक एक्सरसाइज कर रही है जिसका नाम रखा गया है अग्निवर्षा, और ये पोखरन में करी जा रही है। एक बहुत ही हाई लेवल की हाईटेक, अल्ट्रा हाईटेक एक्सरसाइज है जिसमें सभी तरह के वेपन सिस्टम्स को इंटीग्रेट किया है। T-90s इसके अंदर फायर कर रहे हैं, K9 वज्रा आर्टिलरी की गन्स जो हैं वो अपने आप में टेस्ट हो रही हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर्स क्लोज एयर सपोर्ट में किस तरह से फायर करेंगे। ओवरऑल ड्रोन्स टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स कोऑर्डिनेशन, ड्रोन्स का इस्तेमाल क्लोज सपोर्ट में, इंटीग्रेटेड सपोर्ट में, सभी पॉइंट ऑफ व्यू से किया जा रहा है। इस अभ्यास में नेटवर्क आधारित कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ने सेकेंडों में फैसले लेने की क्षमता का प्रदर्शन किया, यानी कम समय, कम नुकसान और निर्णायक वार। ये सभी हथियार भारतीय सेना की बढ़ती तकनीकी क्षमता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। आपको बता दें कि अग्निवर्षा में जिन प्रमुख हथियारों का उपयोग किया गया उनमें T-90 टैंक, इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल, K9 वज्र स्वचालित तोप, सारंग और बोफोर्स तोपे, रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, स्वदेशी ALH हथियार युक्त हेलीकॉप्टर और अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, निगरानी और हमला करने वाले ड्रोन भी इस अभ्यास का हिस्सा रहे। मैं इसे कहूंगा कि ये एक अल्ट्रा मॉडर्न वॉर के लिए आपका संकल्प है, आपका डिस्प्ले है दैट हम किस हद तक सेल्फ रिलायंट हो सकते हैं और अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी को या बॉर्डर्स को बिल्कुल फुल प्रूफ सेफ कर सकते हैं। आई थिंक 25-30 कंट्रीज़ के इसमें बाहर से रिपोर्टर्स भी आए हुए हैं जिनको ये दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से इंडिया प्रिपेयर कर रहा है अपनी नेक्स्ट कन्फ्लिक्ट के लिए, क्योंकि कन्फ्लिक्ट ना आने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आपकी तैयारी इतनी स्ट्रांग हो कि वो सबसे बड़ा खौफ और डर दुश्मन के अंदर हो कि वो आपके साथ एंगेज होने से कतराए। इस ऐतिहासिक अभ्यास के गवाह बने 25 देशों के विदेशी पत्रकार। दुनिया ने अपनी आंखों से देखा कि भारत अब सिर्फ रक्षा नहीं करता बल्कि जरूरत पड़ने पर फैसले भी करता है। अग्निवर्षा आत्मनिर्भर भारत की एक मजबूत तस्वीर है। स्वदेशी हथियार, घरेलू तकनीक और भारतीय दिमाग। अब भारत किसी पर निर्भर नहीं, खुद सक्षम है, खुद मजबूत है। रेगिस्तान में गूंजी ये गर्जना सिर्फ अभ्यास नहीं थी, ये चेतावनी थी कि जो भी भारत की तरफ आंख उठाएगा उसे करारा जवाब मिलेगा, तेज, सटीक और निर्णायक जवाब मिलेगा। पोखरन से उठी ये आवाज सीधे दुश्मनों के दिल तक पहुंचती है। भारतीय सेना तैयार है हर मोर्चे पर, हर हाल में। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात यूपी के नोएडा की। यूपी के नोएडा में लापरवाही का एक और मामला सामने आया है। ग्रेटर नोएडा में एक 5 साल के बच्चे की तालाब में डूबने से मौत हो गई। बच्चे का शव 48 घंटे के बाद मिला। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस हादसे के बाद ना तो प्रशासन कोई सबक लेता है और ना ही ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण। एक के बाद एक हादसे होते हैं, उसके बाद सिर्फ लिपापोती का काम किया जाता है, मामले को दबाने का प्रयास किया जाता है। खुले हुए तालाब के पास बैरिकेडिंग ना होना इस हादसे की वजह माना जा रहा है। हालांकि किस तरीके से ये बड़ा हादसा हुआ, समझाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। अगर सरकारी सिस्टम की आत्मा होती तो क्रेन पर लटकी इस बच्चे की लाश को देखकर कांप जाती। लेकिन जो निर्जीव होता है, जो बेजान होता है, जो सिस्टम मर चुका होता है, वो प्रतिक्रिया कहां देता है? अगर नोएडा का सरकारी सिस्टम जिंदा होता तो पिछले 2 महीने में युवराज, देवांश और ईशु मौत के तालाबों में ना समाये होते।
सिस्टम ने तीनों को एक ही तरीके से मारा। 27 साल के इंजीनियर युवराज की कार खुले गड्ढे में गिरी तो 3 साल के मासूम देवांश की तालाब में डूबने से मौत हो गई। लेकिन सिस्टम नहीं जागा। आज सिस्टम ने 5 साल के ईशू की जान ले ली। 2 बजे इन्हें मेरे लाते 2 बजे से फिर 1:45 पे ऐसे लिख कर गए इनते। तो हमने कही बेटी आएंगे, कहीं हाँ। फिर हमें ना पता लिख रहे कहाँ है। फिर इधर काम पे से आए, हमें बच्चा ढूंढते रहे, हमें मिले ही नहीं। हमें 7 दिन बाद पता चला है। तालाब में डूबा हुआ किसी ने देख लिया, तब मुझे पता चली है। पुलिस वालों ने फ़ोन किया, तब मैं देखने गया, हमने यही बच्चा मेरा है। तालाब में डूबा हुआ किसी ने देखा, उन्हें चौकी पे फ़ोन करा है, तो वे आए हैं, तो बच्चा मेरा निकला है। गौतम बुद्ध नगर के बिसरख के चिपियाना गांव का रहने वाला 5 साल का मासूम ईशू 18 फरवरी से लापता था। परिवार ने जगह जगह ईशू को ढूंढा। सिस्टम से ईशू को तलाश करने की गुहार लगाई, लेकिन सिस्टम ईशू को ना तलाश सका। परिवार को चिपियाना गांव के तालाब से आज ईशू की लाश मिल गई। ग्रेटर नोएडा के चिपियाना गांव के एक तालाब से 5 साल के बच्चे का शव बरामद किया है। स्थानीय लोग और परिवार के बीच काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है। उनका ये कहना है कि बच्चा खेलने के लिए घर से निकला था, लेकिन अचानक से तालाब में गिर जाता है और 5 से 6 दिन बाद बच्चे का शव तालाब से बाहर निकाला जाता है। तस्वीर आप देख सकते हैं, ये चिपियाना गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा आपको तस्वीरों में तालाब नजर आ रहा है। यहीं से कल शाम के समय पुलिस ने क्रेन की मदद से बच्चे का शव यहाँ से बरामद किया है। सवाल यह है कि इंजीनियर युवराज की मौत के बाद ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने सभी डेथ पॉइंट को ढकने का दावा किया था, फिर कैसे ईशू की मौत तालाब में डूबकर हो गई? हो सकता है अथॉरिटी के मूर्छित अधिकारी फिर से जाग जाएं, ईशू के मौत के जिम्मेदारों की लिस्ट बनाई जाए, अधिकारी चिन्हित किए जाएं, लेकिन युवराज और देवांश की तरह ईशू तो चला गया। अब चाहे जो होता रहे। तो मैंने देखा यहाँ पे मेरे को कुछ दिखाई दिया पड़ा हुआ, तो ये पास में हमारा मकान है। फिर डंडा जैसे लेकर आया ना उसको, फिर मैंने डाल के उसको देखा तो मुझे लगी डेड बॉडी किसी बच्चे की। 5-6 साल का बच्चा था, तो कई दिन से बॉडी पड़ी हुई थी शायद। यहाँ आए दिन किसी न किसी नन्हे बच्चे की जान जाती है, लेकिन ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों पे अभी तक कोई भी जू नहीं रेंगी है। कई बार शिकायत गई है, लेकिन अब तक भी कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। ईशू कातिल सिस्टम की फाइलों में मौत का एक और केस बनकर रह गया। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। बच्चा तालाब तक कैसे पहुंचा, इसकी जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और यार रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी है, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए रिपब्लिक भारत।